दोस्तों मुझे प्ले स्टेशन चाहिए गेमिंग प्रोसेस के लिए, गेम्स खेलने के लिए। मैंने कॉस्ट देखी 50,000 रुपीज, राइट। 50,000 रुपीज कॉस्ट आ रही है, लेकिन मेरे पास उसके लिए पैसे हैं 40,000। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो। आप जब गेमिंग के लिए कुछ वीडियो गेम या प्ले स्टेशन देखते हैं तो कॉस्ट है 50,000, लेकिन आपकी पॉकेट मनी ये सब इकट्ठा करके बैठते हैं आपके पास 40,000। शॉर्टफॉल कितने पैसे की कमी है? शॉर्टफॉल सर 10,000 है। बहुत सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यही बात गवर्नमेंट भी हमारे साथ करती है। जैसे गवर्नमेंट ने कहा हम इस साल रेलवेज के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, राइट। जैसा कि सीतारमन जी ने अभी 1 तारीख को जो बजट आया उसमें बोला, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमारे पास 80,000 करोड़ है। तो कितना शॉर्टफॉल, कितनी कमी है हमारे पास? सर 20,000 करोड़ की, 20,000 कलोल की कमी है, राइट। तो 20,000 करोड़ रुपए क्या है सर? शॉर्टफॉल है। सर ये शॉर्टफॉल जो है ये आम आदमी की भाषा में आप और मैं बोलते हैं, लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्टर 1 तारीख को पार्लियामेंट में खड़ी थी, है ना, निर्मला ताई हमारी, तो वो इसको क्या बोलेंगे? क्या शॉर्टफॉल बोलेंगे? नहीं दोस्तों, लीगल लैंग्वेज में से बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट, राइट। फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट में सिंपल कमी, और फिस्कल मतलब सरकारी खजाना, यानी फिस्कल वर्ड किससे बना? फिस्क से। फिस्क का मतलब होता है गवर्नमेंट ट्रेजर में कमी, यानी गवर्नमेंट ट्रेजर या सरकारी खजाना। तो फिस्कल डेफिसिट यानी सरकारी खजाने में जो इस साल शॉर्टफॉल है वो सीतारमन जी ने बताया 9.5%। सर परसेंट? जी हाँ दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट यानी सरकारी खजाने में जो डेफिसिट है वो हमेशा परसेंटेज में डिनोट किए जाते हैं। और सर ये परसेंटेज किसकी होती है? सर ये 9.5% होता है ऑफ जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का 9.5% अगर आप निकालेंगे तो उतना इस साल का हमारा फिस्कल डेफिसिट है। तो दोस्तों ये हमारा पहला लाइफ का, इंडिया के हिस्ट्री का पहला ई बजट था जिसे सीतारमन जी ने 1 तारीख को देश के सामने रखा। दैट इज कॉल्ड यूनियन बजट, राइट। पहला ई बजट क्यों बोल रहा हूं? पहले यानी पिछले साल तक ट्रक भर भर के पेपर्स आते थे, उस सब में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, लंबे चौड़ी, है ना, उसमें कहानियां लिखी होती थी, फिर वो पढ़ती थी, राइट। तो इस तरीके से पेपर ही पेपर प्रिंट होते थे। लेकिन इस बार एक टैब के थ्रू उन्होंने पेपरलेस बजट पेश किया, इसलिए मैं उसे नाम दे रहा हूं ई बजट, राइट। तो फर्स्ट ई बजट था। और अगर आप मुझसे पूछे सर जिंदगी का यानी हमारे देश का पहला बजट कब आया था, तो जानकारी के लिए, ज्ञान सेवा के लिए, हमारे देश का पहला बजट आया था अंग्रेजों के जमाने में 1860 में। सर कब आया था सर? 1860, राइट। अब सर बात करते हैं जो बजट दिया गया उसमें हमेशा देखो 2 तरह की बातें बताई जाती है कि खर्चे क्या क्या है हमारे, राइट, और इनकम के सोर्सेस क्या क्या है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से बजट होता है जैसे आपके घर में, है ना, चलता है। खर्चे क्या है, राइट। कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है ना, जैसे आप घर में कहें तो भाई हमें वॉशिंग मशीन लेना है, टीवी लेना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, आटा दाल चावल, है कि नहीं बात? ऐसे ही हमारी इनकम्स भी होती है देश की, जो कैपिटल इनकम्स होती है और कुछ रेवेन्यू इनकम्स होती है। यानी कि अगर मैं आसान सी भाषा में बोलूं तो बजट क्या है? बजट सिंपली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के जैसा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें हम पहले, है ना, एक्सपेंडिचर देखते हैं, सर कितना हमारा एक्सपेंडिचर होने वाला है, राइट। जैसे कि 1 तारीख को सीतारमन जी ने बोला 1 लाख करोड़ रुपए हम, उससे भी ज्यादा कुछ, 1 लाख करोड़ रुपए हम रेलवेज के लिए, है ना, अलॉट करते हैं, इशू करते हैं। हाईवेज बनेंगे, राइट, तो इतने 1,000 करोड़ रुपए हम हाईवेज के लिए, है ना, इशू करते हैं, ट्रेजरी से उसे अलॉट करते हैं, राइट। गवर्नमेंट की सैलरीज जानी है तो उसका खर्चा भी है हमारे पास, राइट। हेल्थ के लिए इतने एम्स बनाने हैं, हेल्थ इश्यूज करने हैं, इसके लिए हम इतने पैसे अलॉट करते हैं। जैसे उन्होंने बोला 100, मिनिमम 100
सैनिक स्कूल यानी कि आर्मी स्कूल्स खोलेंगे, उसके लिए इतने पैसे हम अलॉट करेंगे। एग्रीकल्चर के लिए है ना 50,000 करोड़ 43,000 करोड़ जो भी उन्होंने बोला, इतने रुपए अलॉट करेंगे। यानी कि ये उन्होंने सारे खर्चे बताए कि हम इस साल इतने रुपए खर्च करने वाले हैं अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने देशवासियों के लिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हो गया? ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होगा? गवर्नमेंट की जो सैलरीज है यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो सैलरीज है वो हर महीने जानी है, रिकरिंग नेचर की है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। इनकम की बात करते हैं सर, एक्सपेंडिचर हमने बता दिया, इनकम की बात करते हैं। इनकम में क्या होगा सर? इनकम किस तरीके से आती है? कुछ कैपिटल तरीके से जो इनकम जनरेट होती है, जैसे लाइसेंस इश्यू कर देना 5 साल का 10 साल का, राइट, इस तरीके से। साथ के साथ जो रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है टैक्सेस के थ्रू, जैसे जीएसटी आता है हर महीने, ठीक है ना, रेवेन्यू इनकम हो गई हमारी, राइट। और इनकम टैक्सेस हम वसूलते हैं, वो क्या हो गई? हमारी रेवेन्यू इनकम हो गई। और एक तरीका और, जैसा कि सीतारमन जी ने बोला कि हम एलआईसी का आईपीओ निकालेंगे, तो इस तरीके से क्या होती है? गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेट होती है। उम्मीद है दोस्तों बेसिक बात आपको समझ में आएगी। जो अपने घर में, जो आप अकाउंट्स में नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, ऐसे अगर हम देश का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो वो क्या कहलाया जाएगा? वो बजट कहलाया जाता है, राइट। अब बात आती है सर, बजट आया एक तारीख को, 1 फरवरी को, हमेशा हर साल आता है? नहीं दोस्तों, देश के प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो बजट की डेट को शफल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 2018 से पहले बजट आता था हमेशा 28 फरवरी को, फरवरी एंड में, लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना पड़ेगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो प्रेसिडेंट ने चेंज करके बजट की डेट कर दी 1 फरवरी। तो 2018, 2019, 2020, 2021 यानी तब से हम 2018 से ही बजट को हम पेश करते आ रहे हैं 1 फेब से, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। जब इनकम एक्सपेंडिचर अलॉट कर दिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं, तो फिर हम इनको भेजते हैं लोकसभा, राज्यसभा, बोथ द हाउसेस के पास। अप्रूव्ड बजट को अप्रूव कर दिया जाता है बोथ द हाउसेस के द्वारा, और आखिर में ये एप्लीकेबल हो जाता है हमारे देश के ऊपर 1 अप्रैल से। यानी कि बजट 2021 जो आया, ये आया 1 फरवरी 2021, बट ये एप्लीकेबल होगा, यानी कि आपको बजट में लिखी हुई बातों को मानना पड़ेगा 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल से ये लागू कर दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है बेसिक्स ऑफ बजट आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं कि इस बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कुछ मेन चेंजेस क्या किए गए हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट टैक्स के चेंजेस की तरफ। तो दोस्तों जैसा आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला जो सबको उम्मीद थी कि सर बजट 2021 में चेंज आएगा, बड़े दुख की बात है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्लैब रेट में निर्मला ताई ने हमारी कोई चेंज नहीं किया। यानी कि स्लैब रेट आपका बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा कि पिछले साल था। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%, राइट, 5 से 10 लाख तक 20, और अबव 10 लाख, राइट, 30%, ठीक है। हाँ, हालांकि रिबेट भी सेम है। अगर आप पूरे साल में आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलती रहेगी, जो 12,500 रुपए की दी जाती है, राइट। साथ के साथ जो उन्होंने पिछली बार एक नया स्लैब रेट दिया, सेक्शन आप जानते हैं कौन सा है, 115 बक 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 115 बक 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 बक, ठीक है। तो 115 जो बक बक है, उसने जितनी भी बक बक करी पिछले साल वो भी सेम है, इस साल भी वो बक बक सेम है, लेकिन ये किसी के फायदे के लिए नहीं है। मेरी जानकारी में जितने भी लोग मुझे मिले हैं, किसी ने भी इसको अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि 115 BAC आपको मिलेगा। स्लैब रेट आपको पता ही है, पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, अगले नेक्स्ट
2.5 लाख 5%, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख 10%, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख 15, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख 20, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख 25, ऊपर जितना भी होगा अब इसके फिर 30% का टैक्स है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है दोस्तों? इसकी सबसे बड़ी कमी है कि बहुत सारी डिडक्शंस, बहुत सारी एग्जम्पशंस आपसे छीन ली गई, और मेन तो ये है जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, तो सैलरी एम्प्लॉय के हाथ से बहुत सारी चीजें छीन ली गई है। वो आप मेरी टैक्स लायबिलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी सैलरी में और कौन कौन चीजें उनमें डिडक्ट कर दी गई हैं या वहां से फायदे हटा दिए गए हैं। बेनिफिट छीन लिए सैलरी के अंदर, ठीक है ना, अलाउंसेस वगैरह के। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो छीन लिया 80C से लेकर 80U तक के आम आदमी को जो डिडक्शंस दी जाती थी, वो सारी डिडक्शंस आपसे छीन ली जाएंगी अगर आप 115 BAC के तहत अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं इस स्लैब रेट से। तो दोस्तों ये दोनों ही स्लैब रेट, यानी कि ये वाला राइट, और जो नया स्लैब रेट है पिछले साल जो इंट्रोड्यूस हुआ ये वाला, ये दोनों स्लैब रेट सेम है, आप किसी भी तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें चेंजेस क्या क्या है, तो कुछ खास मजेदार चेंजेस है नहीं, मजा नहीं आया। सबसे पहला जो चेंज, लोगों ने सोचा कि भाई जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें अब इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला चेंज यही आया है कि जिन लोगों की एज 75 अबव है और उनकी इनकम पेंशन से आती है या फिर इंटरेस्ट बैंक से मिलता है, और ये दोनों ही चीजें कहां से आ रही हो सर? सेम बैंक से आ रही हो। कहां से आ रही हो सर? सेम बैंक से आ रही है, तो उन्हें ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। नो आईटी, यानी उनको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। सर अगर मैं रिटर्न नहीं भरूंगा तो चलो रिटर्न भरने मुझे एक राहत मिल गई, लेकिन अगर बैंक ने मेरा TDS काटा है, समझ रहे बात को? अगर बैंक ने मेरा TDS काटा है और TDS कटने की वजह से मेरा रिफंड बनता है, रिफंड, तो मैं रिफंड कैसे क्लेम करूंगा सर? कैसे, वाई, हाउ, कैसे क्लेम करूंगा? तो भैया रिफंड अगर क्लेम करना है तो एक ही तरीका है, क्या करें? रिटर्न फाइल कर दें, ठीक है ना। तो भैया बिना रिटर्न फाइल कर तो रिफंड क्लेम होगा नहीं, तो रिटर्न फाइल आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप 75 से ऊपर है, और आप रिटर्न इसलिए फाइल करेंगे क्योंकि आपको रिफंड लेना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, राइट। तो खास कुछ मजेदार बात लगी नहीं मुझे भी इसमें। दूसरी बात सर, दूसरा चेंज क्या आया? जब आप सेक्शन 139(4) और 5 में जाते हैं, बिलेटेड, याद आ रहा है बिलेटेड हैप्पी बर्थडे करते थे हम, राइट। तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे जब आप जाते हैं तो आपको मिलते थे पहले 1 साल, राइट, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, राइट। यानी कि अब इस 1 ईयर को घटाकर सर कर दिया गया है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो 9 मंथ क्या कहेंगे आप? 139(4) और 5 में अब आप अपनी बिलेटेड रिटर्न को फाइल करेंगे, राइट, या रिवाइज रिटर्न देंगे 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, सर असेसमेंट मतलब यानी कि आपकी इनकम और टैक्स लायबिलिटी अगर इनकम टैक्स विभाग निकालता है खुद, तो उसे बोलते हैं असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा। सर ये खुशी की बात है, दुख की बात है? बहुत दुख की बात है। मान लीजिए आपने गलती से कोई क्लेम आपका छूट गया, राइट, या आप कोई एक्सपेंडिचर अपने PL में डालना भूल गए, तो आपको अब रिवाइज रिटर्न देने के लिए मात्र 9 महीने ही मिलने वाले हैं, 1 साल नहीं मिलने वाला। तो थोड़ी सी दुख की खबर तो है। चलिए सर क्या करें, कोई बात नहीं, यही जीवन है। तीसरी बात, तीसरा जो चेंज आया है हमारे बजट में, आप एक सेक्शन पिछले साल पढ़ते थे सर 80EEA। सर ये 80EEA क्या है? ये 80
एटीईए है जो लोग हाउस लोन लिए रखे हैं, यानी जिनके पास हाउस लोन है। हाउस लोन है तो हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 के तहत आपको 2 लाख की डिडक्शन मिलती थी। ठीक है जी सर, याद आ गया बिल्कुल। लेकिन क्योंकि कई लोग कई साल से कहते 2 लाख रुपए, उससे पहले भी 1.5 लाख की थी, कई सालों में तो 2 लाख बनी, फिर लोग भड़क गए यार कम से कम अब तो घर इतने महंगे हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए के फ्लैट आ रहे हैं, है कि नहीं बात, राइट। और फ्लैट भी हम बीच में आसमान से टपके खजूर में अटके, ना अपनी छत है ना अपनी जमीन है, ना छत पे पतंग उड़ा पा रहे, है कि नहीं बात। तो भैया फ्लैट इतने महंगे आ रहे, क्या करें। तो पिछले साल सीतारमन जी ने कहा एक काम करते हैं, मैं ये वाली लिमिट नहीं बढ़ाती, मैं डिडक्शन दे देती हूँ 80 में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ उन्होंने 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन दी, राइट। उन लोगों को कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जैसे कि 45 लाख का मकान होना चाहिए, लोन उसी साल लेना चाहिए। तो ये जो 80 है इसे 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, राइट। तो ये खुशी की बात है, अगर आप इस साल भी घर लेने वाले हैं और क्राइटेरिया आप फिट कर देते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए की रिडक्शन दे दी जाएगी। ठीक है सर, मजा ही आ गया। अगली जो खबर है वो बड़ी रंग बिरंगी खबर है, ठीक है, इसलिए रंग बिरंगा ही पहन ले रहे हैं। रंग बिरंगी खबर ये है, जो बिजनेस में टैक्स ऑडिट में आते थे तो पिछले साल टैक्स ऑडिट की लिमिट थी 5 करोड़ रुपए। अब इस लिमिट को इंक्रीज कर कितना कर दिया गया है, 10 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। 10 करोड़ तक अब आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सबसे बड़ा झोलझाल यही है कि 10 करोड़ तक टैक्स ऑडिट नहीं कराएंगे अगर आप ये प्रूफ कर दें 95% ऑफ योर बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कैशलेस, यानी कि आपने कैशलेस ट्रांजैक्शन की है, जो एक आम आदमी, एक आम बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल है कि वो ये प्रूफ कर दे कि जितना भी मैंने काम किया है उसका 95% मैं इलेक्ट्रॉनिक ई पेमेंट्स के थ्रू करता हूं, कैशलेस ट्रांजैक्शंस करता हूं। हाँ, जो लोग इलेक्ट्रॉनिकली ही डिपेंड है, ठीक है, जैसे कि शेयर ब्रोकर, उनके लिए खुशी की बात है। मान लो शेयर ब्रोकर है जहां से आप शेयर खरीदते हैं, ठीक है, और मोबाइल वॉलेट के थ्रू आप शेयर खरीद रहे हैं, तो उनकी सारी ट्रांजैक्शन एक्चुअली में क्या होगी, ई पेमेंट के थ्रू होगी। तो जो शेयर ब्रोकर है ऐसे लोग हैं जो 100% इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के थ्रू ही वर्क करते हैं, उनके लिए खुशी की बात है। लेकिन एक आम आदमी, एक मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन के लिए कोई बात खुशी की नहीं है कि वो 95% ट्रांजैक्शन कैशलेस करते हैं, ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो अब डिविडेंड के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, राइट। यानी आपको पूरा डिविडेंड मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा टैक्स नहीं लगेगा, डिविडेंड टैक्सेबल है, डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। बस खबर यही है कि जब कंपनी आपको डिविडेंड देगी तो टीडीएस नहीं काटेगी। और इसी से रिलेटेड दूसरी बात यह है, अगर डिविडेंड मिला है तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी के लिए, यानी जब आप अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट करते हैं, निकालते हैं, तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी के लिए डिविडेंड तभी इंक्लूड करना है जब डिविडेंड की फाइनल पेमेंट होगी। ठीक है जी बात, राइट। तो फाइनल पेमेंट पर आपको अपने डिविडेंड की इनकम को एडवांस टैक्स लायबिलिटी के लिए कंसीडर करना है, राइट। यानी कि अगर मुझे 2 बार डिविडेंड मिला, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, कुछ इस तरीके से, और अगर मुझे डिविडेंड मिला मई में और बिल्कुल फाइनल डिविडेंड मिला दिसंबर में, तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी में मैं जो टोटल डिविडेंड इंक्लूड करूंगा वो दिसंबर के महीने से करना है, मई जून में नहीं करना। सर अगली खबर क्या है? अगली खबर दोस्तों ये है कि अगर किसी ने, टीडीएस की ही खबर है, अगर किसी ने पिछले 2 साल की रिटर्न नहीं भरी, लास्ट 2 इयर्स की रिटर्न, राइट, आईटीआर फाइल नहीं करी, ठीक है जी, तो सर क्या होगा? तो टीडीएस का रेट उस बंदे को, है ना, सजा के तौर पर काटा जाएगा डबल।
टीडीएस इज डबल ऑफ टीडीएस रेट, यानी कि आपके ऊपर टीडीएस की प्रोविजन अप्लाई हो रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर बैंक को आपको पेमेंट देनी है और बैंक आपका टीडीएस काटेगा 10% और आपने पिछले 2 साल की रिटर्न नहीं भरी, ठीक है नालायको, आपने पिछले 2 साल की रिटर्न नहीं भरी, तो बैंक आपका जो टीडीएस है वो 10 की जगह डबल कर देगा, 20% टीडीएस काटेगा। भाई आपकी टीडीएस की प्रोविजन आपके ऊपर लग रही है तो रिटर्न भरना कंपलसरी है, आपको भरनी चाहिए, लेकिन आपने 2 साल तक रिटर्न नहीं भरी तो फिर बैंक टीडीएस काटेगा। ऐसे ही टीडीएस के जितने भी सेक्शंस है, अगर सामने वाले पार्टी ने रिटर्न नहीं भरी है तो उसका टीडीएस डबल कर दिया जाएगा। पर मुसीबत ये है कि बैंक कितने लोगों से पूछेगा। यानी अगर बैंक को टीडीएस काटना और मुझे पेमेंट करनी है तो बैंक से पहले कॉल आएगी, हेलो सर, हाँ भैया बैंक बताओ क्या बात हो गई। सर मैं ये पूछ रहा, सर आपने पिछले 2 साल की रिटर्न भरी थी? मैं कह रहा हूं हाँ भरी थी। तो वो यकीन कैसे करेगा? सर एक बार भेज दोगे। अगर ऐसी एसबीआई जैसे बड़े बैंक के, पीएनबी जैसे बड़े बैंक के 1 करोड़ लोग टीडीएस में कवर हो जाते हैं, तो क्या बैंक 1 करोड़ लोगों को कॉल करेगा और 1 करोड़ लोगों को ये मैसेज भेजेगा कि हमें 2 साल की रिटर्न का सबूत दे, 2 साल की रिटर्न दें। अगर आपने 2 साल की रिटर्न भरी है तो हम आपका 10% ही टीडीएस काटेंगे, अन्यथा आपका टीडीएस हमें 20% काटना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली इसकी कंप्लायंस कितनी खतरनाक है, प्रैक्टिकली इसकी कंप्लायंस कितनी मुश्किल है कि एसबीआई अपने 1 करोड़ लोगों को ये कॉल करके बोले कि हमें रिटर्न बताएं कि आपने 2 साल की भरी या नहीं भरी। तो फिर भी चलिए देखिए प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है ये चीजें। पर जो लॉ में चेंजेस है मोटे मोटे वो यही है, राइट। 7 बड़े चेंजेस जो डायरेक्ट टैक्स में हुए हैं ये आपके सामने है। 115 BAC 115 बक की जानकारी के लिए आप टैक्स लायबिलिटी के प्लेलिस्ट में जाके उसे देखिए और एक सीक्रेट कोड के थ्रू, राइट सर सीक्रेट कोड, जी हाँ मैंने आपके लिए एक सीक्रेट कोड बनाया है ताकि आप 115 BAC को आसानी से याद कर पाएंगे। तो उसे देखिए, मैं मिलता हूं लेक्चर में, तब तक